वेलकम बैक टू बच्चे साइंस क्लासेस। आज मैं लेकर आई हूं मैकेनिक्स में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ यूनिट फोर्थ में कौन कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि आपके एग्जाम में आने के लायक है। यहां मैं पर्टिकुलर राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात कर रही हूं। देखो चैनल पे जो सिलेबस डाल रखा है वह ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए काम में आता है, बट मैं जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन अभी अपलोड कर रही हूँ वह पर्टिकुलर राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए ही अपलोड कर रही हूँ, ठीक है ना। यूनिट 4 की हम बात करें तो यहाँ आपके पास 2 चैप्टर्स है। यू हैव 2 चैप्टर्स। द फर्स्ट चैप्टर इज ड्राइव एंड हार्मोनिक ऑसिलेशंस एंड सेकंड चैप्टर इज कपल्ड ऑसिलेशंस, ठीक है। फोर्थ यूनिट में 2 चैप्टर्स है। द फर्स्ट चैप्टर इज ड्राइव एंड हार्मोनिक ऑसिलेशंस एंड सेकंड चैप्टर इज कपल्ड ऑसिलेशंस, ठीक है। अब यूनिट 4 में स्टूडेंट्स इतना कंफ्यूज्ड क्यों रहते हैं? देखो यहाँ पे टॉपिक तो लिमिटेड है, अच्छे से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ। टॉपिक तो लिमिटेड है बट टॉपिक से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बन जाते हैं। एक ही टॉपिक से 3 से 4 टाइप के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। इसी वजह से आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि आपको यूनिट 4 को पढ़ना कैसे है, ठीक है। तो आज हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेंगे कि आपको यूनिट 4 में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और उन टॉपिक से आपके एग्जाम्स में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक इज ड्राइव एंड हार्मोनिक ऑसिलेटर। देखो मैं पहले जो फर्स्ट चैप्टर उठा रही हूँ वो यूनिट 4 का, वो है ड्राइव एंड हार्मोनिक ऑसिलेशंस। ड्राइव एंड हार्मोनिक ऑसिलेशंस में जो टॉपिक्स है, पहले टॉपिक सुन लो आप, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको टॉपिक्स कौन कौन से पढ़ने हैं। उसके बाद आप डायरेक्ट उनके क्वेश्चंस पे जाना कि उस टॉपिक से क्वेश्चंस एग्जाम में क्या क्या आ सकते हैं, ठीक है ना। द फर्स्ट टॉपिक इज ड्राइव एंड हार्मोनिक ऑसिलेटर विद डैम्पिंग। सबसे पहले यहाँ पे जो फर्स्ट टॉपिक आता है वो ड्राइव एंड हार्मोनिक ऑसिलेटर का ही आता है। ड्राइव एंड हार्मोनिक ऑसिलेटर को ही फोर्स्ड ऑसिलेटर बोलते हैं, ध्यान रखना। इसी को ही फोर्स्ड ऑसिलेटर बोलते हैं, FORCED, फोर्स्ड ऑसिलेटर बोलते हैं, ठीक है ना। जो सेकंड टॉपिक है, इसका सेकंड टॉपिक बनता है LCR सर्किट का। LCR सर्किट में भी अगेन अलग अलग पार्ट है। आपको वहां LCR सर्किट पढ़ना है, LCR इन सीरीज पढ़ना है, LCR इन पैरेलल पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक बनता है यहाँ से ब्लास्टिक गैल्वेनोमीटर। ब्लास्टिक गैल्वेनोमीटर अपने आप में एक टॉपिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है और यहां से भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। फोर्थ टॉपिक है अनहार्मोनिक ऑसिलेटर। सिलेबस की हम बात करें तो सिलेबस में मेंशन नहीं है ये, ठीक है ना, बट यहां से क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। अनहार्मोनिक ऑसिलेटर आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है बट एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है। 10 बार मैंने इसके क्वेश्चन भी जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है उसमें मेंशन किए, तो आप एक बार इसको भी देख के जाना, स्किप मत करके जाना, इस टॉपिक को भी देख के जाना। तो आई रिपीट अगेन, ड्राइव एंड हार्मोनिक ऑसिलेटर में टॉपिक्स क्या क्या है? ड्राइव एंड हार्मोनिक ऑसिलेटर विद डैम्पिंग, ठीक है। ये अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। इसमें आपको इक्वेशन निकालनी होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी होती है। इसके डिफरेंट केसेस की बात करते हैं हम, लो, क्रिटिकल और ओवर। इसमें हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, यहीं पे हम क्वालिटी फैक्टर भी कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरह से एक ही टॉपिक से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। एंड द सेकंड टॉपिक इज LCR सर्किट। ओके, LCR सर्किट में भी आप 2 से 3 टाइप से स्टडी करोगे। यहाँ पे LCR सर्किट होता क्या है? LCR सर्किट भी सीरीज में होता है, एक पैरेलल में होता है, इसमें भी रेजोनेंस की कंडीशन होती है, ठीक है। तो LCR भी अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, ठीक है। नेक्स्ट इज ब्लास्टिक गैल्वेनोमीटर। ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है 3 मार्क्स का। एंड द फोर्थ इज अनहार्मोनिक ऑसिलेटर, जो कि सिलेबस में मेंशन नहीं है बट मैनी ऑफ टाइम अनहार्मोनिक ऑसिलेटर से डेफिनेशन का क्वेश्चन आ जाता है या फिर यहां से एक डेरिवेटिव पार्ट पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो चैप्टर में आई थिंक अब तो कोई डाउट नहीं होगा टॉपिक्स में। क्वेश्चंस की अब बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस में आपके लिए लेकर आई हूं 1.5 मार्क्स के और 3 मार्क्स के। जैसे कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में आपको पता है 1.5 मार्क्स के भी क्वेश्चन आते हैं और 3 मार्क्स के भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1.5 मार्क्स के क्वेश्चंस की, जहां जनरली डेफिनेशन या फॉर्मूला पूछ लिए जाते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन अनहार्मोनिक ऑसिलेटर एंड गिव एन एग्जांपल। यहां सबसे पहले आपको अनहार्मोनिक ऑसिलेटर को डिफाइन करना है और इसका एक एग्जांपल भी बताना है, ठीक है। अनहार्मोनिक ऑसिलेटर होते क्या है? देखो ऐसे ऑसिलेटर जो ना केवल एक ही फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करते हैं या वाइब्रेट करते हैं, इसके साथ साथ वह सेकेंड और थर्ड फ्रीक्वेंसी से भी वाइब्रेट करते हैं। ऐसे ऑसिलेटर को हम बोलते हैं अनहार्मोनिक ऑसिलेटर। आई रिपीट अगेन, ऐसे ऑसिलेटर जो ना केवल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करते हैं, इसके साथ साथ सेकंड और थर्ड फ्रीक्वेंसी से भी क्या करते हैं? ऑसिलेट करते हैं या वाइब्रेट करते हैं। इस टाइप के ऑसिलेटर को हम बोलते हैं अनहार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है। नॉर्मली इसका आपको एक एग्जांपल राइट डाउन करना है, तो इसके बेसिक हम एग्जांपल की बात करें, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ अनहार्मोनिक ऑसिलेटर, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। आपको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करना है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती क्या है? एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जहां पे एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या हो? मैक्सिमम। एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटर जिस फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम होता है उस फ्रीक्वेंसी को ही हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। बेसिक इसके फॉर्मूले की बात करें, डेरिवेटिव पार्ट से जो फॉर्मूला निकल के आता है इसे हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा आर से। ओमेगा आर इज इक्वल टू अंडर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस का 2r स्क्वायर। दिस इज बेसिक फॉर्मूला ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक इज अनहार्मोनिक ऑसिलेटर को डिफाइन करना है। तो ऐसे ऑसिलेटर जो ना केवल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करते हैं, इसके साथ साथ सेकंड एंड थर्ड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी से भी ऑसिलेट करते हैं। इस टाइप के ऑसिलेटर को हम बोलते हैं अनहार्मोनिक ऑसिलेटर। एग्जांपल
एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है 1.5 मार्क्स में, डिफाइंड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आप किसे बोलते हो, ऐसी फ्रीक्वेंसी जहां पे एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटर क्या हो, मैक्सिमम हो, उस फ्रीक्वेंसी को हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 1.5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है डिफाइन हाफ पावर पॉइंट्स। आपको हाफ पावर पॉइंट्स को डिफाइन करना है। ठीक है, देखो आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ोगे ना तो ये चैप्टर बहुत इजी है, चैप्टर बहुत इजी है, बस क्वेश्चंस को समझो कि यहाँ से क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं, एक बार गो थ्रू होना, इस यूनिट से गो थ्रू होना। यूनिट डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल डेरिवेटिव पार्ट है इसमें, बट क्वेश्चंस इससे ऐसे बनते हैं कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो कि आपको यहाँ पे आंसर किस तरह से लिखना है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन हाफ पावर पॉइंट्स। जब ऑसिलेटर के अंदर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं करंट और शॉर्ट्स फ्रीक्वेंसी के बीच में, जब ऑसिलेटर के लिए हम जो करंट फ्लो हो रहा है सर्किट से और उसके साथ साथ शॉर्ट्स फ्रीक्वेंसी के बीच में हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो उस तरह के कर्व को हम बोलते हैं रेजोनेंस कर्व। उस रेजोनेंस कर्व में हमें 2 पॉइंट्स ऐसे फाइंड आउट होते हैं जहां पे करंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का 1/√2 पार्ट होता है। उन पॉइंट्स को ही हम क्या बोलते हैं, हाफ पावर पॉइंट्स। आई रिपीट अगेन, आप ऑसिलेटर में स्टडी करोगे ड्राइवन में, तो आप वहां पे क्या करोगे, करंट, जो सर्किट से करंट पास हो रहा है उसके साथ साथ फ्रीक्वेंसी, शॉर्ट्स की जो फ्रीक्वेंसी है उन दोनों के बीच में कर्व ड्रॉ करते हो। ठीक है, उस कर्व को हम बोलते हैं रेजोनेंस कर्व। उस कर्व को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस कर्व। तो इस कर्व में आपको 2 पॉइंट्स ऐसे फाइंड आउट होते हैं जहां पे मैक्सिमम करंट का 1/√2 पार्ट आपको करंट का फाइंड आउट होता है, उसे हम बोलते हैं हाफ पावर पॉइंट। आप जब रीड आउट करोगे, आप पढ़ोगे सिलेबस में, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर कपल्ड ऑसिलेटर। कपल्ड ऑसिलेटर्स क्या होते हैं एंड राइट डाउन एनी 3 एग्जांपल्स। आपको इसके 3 एग्जांपल्स बताना है। कपल्ड ऑसिलेटर की हम बात करें तो 2 आइडेंटिकल ऑसिलेटर को जब एक स्प्रिंग के थ्रू कपल्ड किया जाता है तो उन दोनों का मोशन एक दूसरे पे डिपेंड हो जाएगा। जब 2 आइडेंटिकल ऑसिलेटर्स को स्प्रिंग के थ्रू कपल्ड किया जाता है तो इस टाइप के ऑसिलेटर्स का जो मोशन है वो एक दूसरे पे डिपेंड करता है, वह इंडिपेंडेंट नहीं होता है। इस टाइप के ऑसिलेटर्स को आप क्या बोलते हो, कपल्ड ऑसिलेटर्स बोलते हो। ठीक है, और इसके एग्जांपल्स की हम बात करें तो वाइब्रेशंस इन H2O मॉलिक्यूल्स, वाइब्रेशंस इन CO2, ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ कपल्ड ऑसिलेटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है डिफाइन क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है और इसका फॉर्मूला भी राइट डाउन करना होता है। 1.5 मार्क्स में यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से 3 मार्क्स का। 1.5 मार्क्स में आपको ये 4 to 5 क्वेश्चन लिख के जाने हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन की ओर कि 3 मार्क्स में यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर एंड सॉल्व इट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर। जिस तरह से आप डैम्प्ड में डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते हो, सिमिलरली आपको यहाँ पे ड्राइवन के लिए भी क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन सिंप्लीफाई करना है। ओके, और इसके डिफरेंट केसेस के बारे में बात करनी, लाइक लो, क्रिटिकल एंड ओवर। हम बात करते हैं ना, डैम्प्ड में भी बात करते हैं लो की और क्रिटिकल की और ओवर की। तो सिमिलरली आपको यहाँ पे भी लो, क्रिटिकल और ओवर तीनों केसेस की यहाँ पे बात करनी है। ठीक है, अब इसके जस्ट नीचे जो क्वेश्चन मेंशन है उसको देखो। नीचे जो क्वेश्चन है वो है स्टेबलाइज द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेशंस। ठीक है, ऊपर वाले क्वेश्चन में मेंशन था ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है। नीचे वाले क्वेश्चन में मेंशन है फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है। तो मैं बता दूं दोनों सेम है। ठीक है ना, ड्राइवन को ही फोर्स्ड बोलते हैं, किसी भी तरह का कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। यहाँ पे अच्छे से सुन लो, ड्राइवन मेंशन आता है या फोर्स्ड आता है, दोनों सेम ही होते हैं। तो ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों क्वेश्चन सेम है। ठीक है ना, दोनों के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है, मतलब दोनों ही सेम है। ड्राइवन को ही फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर बोलते हैं। डिस्कस द डिफरेंशियल केस इंक्लूडिंग रेजोनेंस। आपको यहाँ पे डिफरेंट केसेस के बारे में बात करनी है, लाइक लो, ओवर और क्रिटिकल, ये तीनों केसेस के बारे में आपको यहाँ पे स्टडी करना है। इसके साथ साथ आपको रेजोनेंस की कंडीशन भी यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक क्या था आपका, ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर। और ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर से फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा क्या बनता है, डिफरेंशियल इक्वेशन आपको डेराइव करनी है और उसके डिफरेंट केसेस के बारे में स्टडी करना है। ठीक है, अब इसी टॉपिक से बनने वाला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसी टॉपिक से जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो है discuss the dependence of amplitude of the driven oscillator on the frequency of the driving force. I repeat again, question number 3, discuss the dependence of the amplitude of a driven oscillator on the frequency. Basically यहाँ पे आपको amplitude की dependency को show करना है किस पे, frequency पे। तो बेसिकली ये क्वेश्चन किसका हुआ, ये भी ड्राइवन का ही हुआ, ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर से हुआ ना ये क्वेश्चन। क्या करना है आपको, ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर में एम्पलीट्यूड की डिपेंडेंसी को शो करना है किस पे, ऑन द फ्रीक्वेंसी पे किस तरह से एम्पलीट्यूड डिपेंड करता है। ठीक है, इसका मैंने पेज नंबर मेंशन किया है। देखो अभी लेक्चर्स मैंने अपलोड नहीं किए हैं, बट आपको यहाँ से थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी। इसका आंसर मिलेगा आपको CBH पब्लिकेशन की मैं यहाँ बात कर रही हूँ। इसका आंसर मिलेगा आपको पेज नंबर 455 से पेज नंबर 458।
देख लेना आप सीबीएच पब्लिकेशन में पेज नंबर, आई रिपीट अगेन, पेज नंबर 455 से 458 पे इसका आंसर आपको मिल जाएगा। सीबीएच पब्लिकेशन की मैं यहाँ बात कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, अगेन वह भी ड्राइविंग इससे ही है, हार्मोनिक ऑसिलेटर से ही है, बट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन क्या बन रहा है। शो दैट एट रेजोनेंस फेज ऑफ डिस्प्लेसमेंट लेग्स बिहाइंड द ड्राइविंग फोर्स बाय पाई बाय 2। थोड़ा सा मेरा वॉइस में अभी थोड़ा दिक्कत हो रहा है खांसी और गले में खराश नहीं मिट रही है, तो यदि आपको प्रॉब्लम आ रहा है लेक्चर को समझने में प्रॉब्लम आ रहा है या वॉइस में प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोल देना, मैं ये लेक्चर वापस रिपीट कर दूंगी, ठीक है ना। ये लेक्चर मैं कल वापस रिपीट कर दूंगी। अभी आपको समझने में इशू आ रहा है, वॉइस में प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, तो एक बार कमेंट करके बता देना कि यदि अगेन रिपीट करना है लेक्चर तो मैं कल अपलोड कर दूंगी। बट अभी देखो, इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन ड्राइवन से जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो क्या है, शो दैट एट रेजोनेंस फेज of displacement lags behind the driving force by pi by 2। रेजोनेंस पाई बाय 2 से लेग कर रहा है, पाई बाय 2 एंगल से लेग कर रहा है, इसकी कंडीशन को आपको शो करना है। वेयर वेलोसिटी इज इन फेज विद ड्राइविंग फोर्स, इसका आंसर मिल जाएगा आपको इसी के टॉपिक में। ड्राइविंग जो हार्मोनिक ऑसिलेटर है, इसके लिए आप डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते हो, इसके आप डिफरेंट केसेस का स्टडी करोगे, यहाँ पे लो करोगे, क्रिटिकल करोगे, ओवर करोगे, तो इसका जो आंसर है वो क्या है, क्रिटिकल केस। अब देख लो क्वेश्चन किस तरह से बन के आया है। आप ऊपर देखो, ऊपर आप क्या कर रहे थे, यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल रहे थे ना, इसके डिफरेंट केसेस के बारे में बात कर रहे थे। अब इन्होंने क्वेश्चन वही बनाया है, उन्हीं में से केस पूछा है, बट इन्होंने क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर दिया। पैटर्न इज शो दैट एट रेजोनेंस फेज ऑफ डिस्प्लेसमेंट लेग्स बिहाइंड द ड्राइविंग फोर्स बाय पाई बाय 2 वेयर वेलोसिटी इज इन द फेज विद ड्राइविंग फोर्स, ठीक है। सो ये है क्या, दिस इज अ केस ऑफ क्रिटिकल ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इसका आंसर जो आप ऊपर पढ़ोगे ना उसी में आपको मिल जाएगा, ड्राइविंग जो हार्मोनिक ऑसिलेटर वाला टॉपिक पढ़ोगे उसी के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ूं मैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन है वो है व्हाट इज अनहार्मोनिक ऑसिलेटर। अनहार्मोनिक ऑसिलेटर्स क्या होते हैं, ऐसे ऑसिलेटर्स जो केवल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से ही ऑसिलेट नहीं करते, वाइब्रेट नहीं करते, इसके साथ साथ सेकेंड एंड थर्ड फ्रीक्वेंसी से भी क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। ओके, इस टाइप के ऑसिलेटर को हम बोलते हैं अनहार्मोनिक, ठीक है। डेराइव द एक्सप्रेशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, इसके लिए आपको डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन डेराइव करना है एंड द टाइम पीरियड ऑफ द अनहार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है। और इसके लिए आपको डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन निकालना है। इसका आंसर मिल जाएगा आपको, इसका आंसर मिलेगा आपको, पेज नंबर मेंशन है यहाँ पे, पेज नंबर 482, सीबीएच पब्लिकेशन की बात कर रही हूँ, आई रिपीट अगेन, मैं सीबीएच पब्लिकेशन की बात कर रही हूँ यहाँ पे 482 से 485 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कंडीशन in which a moving coil galvanometer act as a ballistic galvanometer। इस टॉपिक के बारे में भी हम बात कर रहे थे ना कि ब्लास्टिक गैल्वेनोमीटर से यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो फाइंड द कंडीशन, आपको यहाँ पे कंडीशन बतानी है, इन विच a moving coil galvanometer acts as a ballistic galvanometer and also derive the expression for logarithm decrements। आपको यहाँ पे logarithm decrements का एक्सप्रेशन भी डेराइव करना है। इसका आंसर मिल जाएगा आपको सीबीएच पब्लिकेशन में, पेज नंबर 476। तो इस तरह से ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर से, इस वाले टॉपिक से 3 से 4 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन आपको निकालनी होती है, ओके। और इसके जो केसेस है, डिफरेंट केसेस, उसके रिजल्ट के फॉर्म में आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ओके। डिपेंडेंसी यहाँ पे पूछ ली जाती है, डिपेंडेंसी ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ द ड्राइवन ऑसिलेटर ऑन द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। उसके बाद हम अनहार्मोनिक ऑसिलेटर की बात कर रहे थे ना, आपके सिलेबस में वैसे मेंशन नहीं है, तो एक बार देख लेना 5 ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के कि अनहार्मोनिक ऑसिलेटर से क्वेश्चन आता है या नहीं आता। नहीं आता है तो आप स्किप करके जा सकते हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमने टॉपिक की बात की थी वहां पे ब्लास्टिक गैल्वेनोमीटर, तो ब्लास्टिक गैल्वेनोमीटर से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, फाइंड द कंडीशन इन विच अ मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर एक्ट्स एज अ ब्लास्टिक गैल्वेनोमीटर, ओके, एंड डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर लोगेरिथम डिक्रीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट जो आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चंस है वो है एलसीआर सर्किट के। यहाँ हमने बताया था कि एलसीआर सर्किट का भी टॉपिक है, ठीक है। एलसीआर सर्किट में आप 2 टाइप के सर्किट्स का स्टडी करते हो यहाँ पे, बेसिकली पैरेलल और सीरीज, ठीक है। क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज an inductance coil having an inductance L and resistance R is connected in parallel to conductor of capacitance C. It means this is LCR parallel circuit. L, C और R तीनों यदि एक सर्किट के अंदर कनेक्ट है तो इस टाइप के सर्किट को आप LCR सर्किट बोलते हो। जब L और R C के पैरेलल में कनेक्ट है तो दिस टाइप ऑफ सर्किट इज नोन एज LCR पैरेलल सर्किट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, डिटरमाइन द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ R, शो दैट डिटरमाइन द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ R show that the circuit remains oscillatory and why the circuit is called a rejector circuit, ठीक है। तो इसका आंसर आपको मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है, पेज नंबर 473,
473 और आप इस चैप्टर में देखोगे तो एलसीआर सर्किट के नाम से टॉपिक है, वहां पे दोनों ही सिंप्लीफाई कर रखे हैं, सीरीज और पैरेलल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पैरेलल वाला करना है और आपको ये बताना है कि ये रिजेक्टर सर्किट की तरह क्यों एक्ट करता है, व्हाई दिस सर्किट इज कॉल्ड रिजेक्टर सर्किट। इसका आंसर आपको पेज नंबर 473 पे मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज मीन्ड बाय रेजोनेंस इन पैरेलल रेजोनेंट सर्किट। पैरेलल रेजोनेंट सर्किट से ही अगेन ये क्वेश्चन है, वहां पे आपको रेजोनेंस को समझाना है एंड फाइंड द कंडीशन फॉर रेजोनेंस इन दिस सर्किट। और इस सर्किट के अंदर आपको रेजोनेंस की कंडीशन को फाइंड करना है एंड कंपेयर दिस सर्किट विद सीरीज रेजोनेंस सर्किट, और आपको इसको सीरीज रेजोनेंस सर्किट से कंपेयर करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो अगेन क्वेश्चन है वह है एलसीआर सर्किट से ही है, डिस्कस द इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, डिस्कस द इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट। इट मीन आप यहाँ पे सीरीज एलसीआर सर्किट करके आओगे, यहाँ मेंशन नहीं है ना, तो आप यहाँ पे क्या करके आओगे, सीरीज एलसीआर सर्किट। आई रिपीट अगेन, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, डिस्कस द इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट। ओके, एलसीआर सर्किट में इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस को डिस्कस करना है, इट मीन आप यहाँ पे सीरीज वाला करके आओगे। ठीक है, एंड रिड्यूस द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम करंट एंड क्वालिटी फैक्टर फॉर दिस सर्किट। आपको यहाँ पे मैक्सिमम करंट कैलकुलेट करनी है और क्वालिटी फैक्टर कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, कर लोगे ना आप ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इट व्हाट फ्रीक्वेंसी इज द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सोर्स टू द ऑसिलेटर। किस फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होती है सोर्स टू द ऑसिलेटर। बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है ये, आप इस क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद क्या आप समझ पा रहे हो आपको यहाँ पे लिखना क्या है, आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आप यहाँ पे समझ पाओगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है। ये क्वेश्चन आया है पावर अब्जॉर्प्शन बाय फोर्स्ड ऑसिलेटर। टॉपिक इज पावर अब्जॉर्प्शन बाय फोर्स्ड ऑसिलेशन। ड्राइवन ऑसिलेटर की मैं बात करूँ, ड्राइवन ऑसिलेटर की हम बात करें तो ड्राइवन फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी जब एक दूसरे के बराबर हो जाती है, ड्राइवन फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी जब दोनों इक्वल हो जाती है, दैट टाइम मैक्सिमम पावर का ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो आपको इसका कंप्लीट डेरिवेशन यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है। ये क्वेश्चन यहाँ बनता है 3 मार्क्स का। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं यहाँ से इस चैप्टर से, तो वह बनता है व्हाट इज मेन बाय हाफ पावर पॉइंट। हाफ पावर पॉइंट बेसिकली ड्राइवन ऑसिलेटर में आप यहाँ पे कर्व ड्रॉ करते हो करंट के बीच में और सोर्स फ्रीक्वेंसी के बीच में। इस टाइप के कर्व को हम रेजोनेंस कर्व बोलते हैं। इस कर्व में आपको 2 पॉइंट्स ऐसे फाइंड आउट होते हैं जहां पे करंट का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के 1/√2 पार्ट होता है। उन पॉइंट्स को हम हाफ पावर पॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है, एंड हाउ डू दिस हेल्प इन एक्सप्लेन द रेजोनेंस, आपको ये एक्सप्लेन करना है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद मैं एग्जाम्पल्स की बात करूँ तो एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 10, 12, 14 और 18, आपको ये एग्जांपल्स लिख के जाना है। आई रिपीट अगेन, एग्जांपल्स की मैं बात करूं 3, 8, 9, 10, 12, 14 एंड 18, यहाँ मैं बात कर रही हूँ CBH पब्लिकेशन की। ठीक है, तो इस तरह से ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेशन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये बनते हैं। तो आपने देखा ना, आपके पास टॉपिक्स कितने थे, ओनली 4 to 5 टॉपिक्स, ओनली 4 to 5 थे, बट एक ही टॉपिक से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछ ले जाते हैं। देखो आप पढ़ने बैठोगे ना तो बहुत ईजी है, यूनिट बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा लेंदी है। तो ये जो आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है ना, इसको कैसे पढ़े, सबसे पहले ये चैप्टर उठाओ आप, ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेशंस में जैसे जैसे टॉपिक्स है ना, एक बार कंप्लीट पढ़ो। ठीक है, कंप्लीट पढ़ने के बाद जो मैंने अभी लेक्चर अपलोड किया है इसको वापस देखना। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। आपने यदि कंप्लीट पढ़ा है तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें आपको लिखना क्या है। ठीक है, तो ड्राइवन, एलसीआर सर्किट, ब्लास्टिक गैल्वेनोमीटर और अनहार्मोनिक में अगेन रिपीट कर रही हूँ, देखो सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट यदि आपके 5 ईयर्स पेपर्स में आ रहा है यहाँ से क्वेश्चन तो आप वहाँ पे मेंशन करना। देखो मुझे तो इंपॉर्टेंट लगता है ये टॉपिक और मैंने यहाँ से क्वेश्चन मेंशन भी किए हैं। 1.5 मार्क्स में भी क्वेश्चन जनरली पूछ लिया जाता है। ठीक है, 1.5 मार्क्स में भी आ जाता है और 3 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ जाता है। तो इस तरह से यूनिट 4 का जो फर्स्ट चैप्टर है ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेशंस, वो आपका कवर अप हो चुका है। आप स्टडी करना, कुछ भी डाउट्स वगैरह आती है तो एक बार आप शेयर कर लेना, मैं आपको बता दूंगी। कोई टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं जिस तरह से अभी अपलोड कर रही हूँ उस तरह से लिख कर मैं अपलोड कर दूंगी। अभी देखो बोर्ड वाला सेटअप नहीं हो पाएगा, थोड़े टाइम आपको इसी तरह से वीडियोस अटेंड करनी पड़ेगी। थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, अभी बोर्ड वाला सेटअप में नहीं कर पा रही। ठीक है ना तो आप पढ़ो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी कोई डाउट्स वगैरह हो तो आप शेयर कर लेना। ठीक है, और शेयर करना मत भूला करो। आप अपने फ्रेंड्स को, अपने क्लासमेट्स को भी वीडियो शेयर किया करो, लाइक कर दिया करो। लाइक करने में क्या जा रहा है, जब लेक्चर अटेंड कर रहे हो तो लाइक भी कर दिया करो। ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, तो जैसे ही मैं नया लेक्चर अपलोड करूंगी तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास होगा। ठीक है ना, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसका जो सेकंड पार्ट है कपल्ड ऑसिलेशंस, मैं आपको वो भी बता दूंगी कि यूनिट 4 में कपल्ड ऑसिलेशंस वाले चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं। ठीक है ना, ओके बाय।